आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मगध का उत्कर्ष यानी हर्यक वंश से लेकर आपका नंद वंश तक पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, हालांकि ये चीज़ बहुत ही लंबा है, ठीक है, इसको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है मगध के उत्कर्ष का उल्लेख करे या फिर मगध में हर्यक वंश से लेकर नंद वंश की व्याख्या करे या फिर इनके योगदान के बारे में बताइए, तो आपको हूबहू इसी तरीके से लिखना है। यहाँ पर आपको एक भी कटिंग नहीं करना है, कटिंग का मतलब शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि खुद ये बहुत ही शॉर्ट है। तो आपको जैसे यहाँ पर मैं बताऊँगा उसी तरीके से हूबहू समझना है। तो देखिए, उत्कर्ष का मतलब होता है उसका निर्माण, यानी मगध का निर्माण कैसे हुआ, मगध में जो राजवंश आए वहाँ पर उसका डेवलपमेंट, उसका विकास किस प्रकार से किए। अनेकों राजवंश आए, हर्यक वंश आए, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इन सभी वंशों में अनेकों राजाओं ने यहाँ पर राज किए। किस तरीके से मगध को डेवलप किया, विकास किया, यही आपको लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मगध के उत्कर्ष का कारण सबसे पहले समझते हैं। तो मगध एक विस्तृत एवं शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित हो सका, तो उसके कारण क्या थे वो निम्नलिखित यहाँ पर दिए गए हैं। यानी आपको पता होगा, अगर आप इतिहास पढ़े होंगे, मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था, हर एक राज्य में सबसे शक्तिशाली मगध था। तो ये क्यों था, इसका रीज़न यहाँ पर देखिए। सबसे पहला रीज़न है, सबसे पहला कारण है भौगोलिक कारण। भौगोलिक का मतलब होता है जमीनी बनावट। तो देखिए यहाँ पर मगध गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र में स्थित था, जिससे उपजाऊ मैदान होने के कारण खेती करने की सुविधा थी। तो मगध जो था वह गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र के किनारे स्थित था। और आपको पता है कि गंगा नदी के मैदानी जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, और जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ होती है वहाँ पर फसल अच्छी होती है, और जब फसल अच्छी होती है उसका पैदावार बढ़ता है, और उसका पैदावार जब बढ़ेगा तो उस राज्य के लोग जरूर डेवलप करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, छोटा नागपुर पठार के समीप, छोटा नागपुर पठार जो हमारा एरिया है ना, झारखंड वाला, तो छोटा नागपुर पठार के समीप स्थित होने के कारण वहाँ से लौह अयस्क यानी जो लोहा निकलता है, ठीक है। लौह अयस्क का मतलब होता है एक ऐसा पदार्थ जिससे लोहा निकलता है, उसको क्या करते हैं, फैक्ट्री में ले जाते हैं उस पदार्थ को। जैसे कि लाल लाल जो पत्थर होता है ना, तो उसी पत्थर को ही लौह अयस्क बोला जाता है। उससे क्या होता है कि फैक्ट्री में उसको क्या करते हैं, उस पदार्थ से लोहे को निकालते हैं, बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको अलग कर देते हैं। यानी लौह अयस्क छोटा नागपुर में पाया जाता है। एवं अन्य संसाधन आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, जिसके हथियार एवं कृषि यंत्रों को आसानी से बनाया जा सकता था। अब जहाँ पर लोहा बनाने के लिए सुविधा मिल जाएगी, अब जिस क्षेत्र में सोचिए, यहाँ पर क्या था, आपका मैदानी क्षेत्र था जो बहुत ही उपजाऊ था, खेती बाड़ी के लिए सबसे सुविधा, और इधर छोटा नागपुर में लौह अयस्क मिल गया। इसका मतलब यहाँ पर लोहे की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होगी, और लोहे से हम लोग हथियार, साथ ही साथ खेती बाड़ी करने के लिए औजार भी बनाएंगे। तो यहाँ पर दूसरी सुविधा हो गई जमीनी आधार पर। इसी तरीके से आसपास जंगली क्षेत्र होने के कारण लकड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती थी। इसकी प्राचीन राजधानी राजगिरा थी, लकड़ी भी आसानी से प्राप्त हो जाती थी, ये भी रीज़न है छोटा सा, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी प्राचीन राजधानी राजगिरा, इसी को राजगिरा को ही गिरिव्रज भी बोला जाता है, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी तथा पाटलिपुत्र नदियों के संगम पर एक जल उद्योग की भांति सुरक्षित था। कहने का तात्पर्य यह है कि चारों तरफ पहाड़ से घिरे होने के कारण मगध की राजधानी राजगिरा और साथ ही साथ पाटलिपुत्र नदियों के संगम पर उसको सुरक्षित महसूस होता था। यानी अगर इधर से आप आक्रमण करोगे तो भाई पहाड़ से गुजरना होगा, इधर से आक्रमण करोगे तो फिर आपको नदियों के संगम से गुजरना होगा। तो चारों तरफ से यह कहीं ना कहीं पहाड़ों और नदियों के घिरे होने के कारण भी बहुत ही सुरक्षित था। तो ये भी एक जमीनी कारण था, भौगोलिक कारण था, जिससे मगध का उत्कर्ष हुआ। नदियों के कारण जलमार्गों की सुविधा भी उपलब्ध थी, यानी नदियों में आवाजाही करने के लिए भी सुविधा यहाँ पर हुई थी। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका आर्थिक कारक, यानी भौगोलिक कारक हम लोग देख लिए, इसके बाद हम लोग आर्थिक कारक देखेंगे। देखिए, आर्थिक कारक भी बोल सकते हो या फिर आर्थिक कारण भी बोल सकते हो। तो देखिए, आर्थिक कारण क्या है, इस समय तक लौह के प्रयोग के कारण कृषि कार्य करना आसान था। आपको पता है कि लोहे की मात्रा प्रचुर में थी, यानी बहुत ही ज़्यादा थी, और इस कारण से खेती बाड़ी जो होती थी वह बहुत ही अच्छे तरीके से होती थी और करने में आसानी होता था। तथा मैदानी क्षेत्र होने के कारण अधिशेष कृषि उत्पादन होता था, यानी मैदानी क्षेत्र होने के कारण मिट्टी उपजाऊ थी, जिस कारण से कृषि का जो उत्पादन था वह अधिक होता था। अधिशेष वही चीज़ है, अत्यधिक होना, जिससे मगध के राजाओं को शक्तिशाली सेना रखने एवं व्यापार वाणिज्य में सहायता मिली। इस समय शहरों के उदय एवं मुद्रा का प्रचलन बढ़ने से व्यापारिक सुविधाएं बढ़ी। आर्थिक रीजन क्या, आर्थिक का मतलब आपको दिमाग में रखना है कि पैसा कौड़ी। पैसा कौड़ी कहाँ से आएगा मगध में, तो भाई सबसे पहला रीज़न था कि यहाँ पर लोहे की मात्रा ज़्यादा थी। लोहे से अनेकों हथियार बना सकते हैं, औजार बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं, और उसको खेती करने में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और जब खेती की पैदावार अच्छी होगी, किस कारण से भाई, मैदानी क्षेत्र था, उपजाऊ मिट्टी थी, तो इससे भी तो अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी, पैसा कौड़ी आएगा। तो इस कारण से भी
और साथ ही साथ जब खेती की पैदावार अच्छी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। और व्यापार व्यवस्था के लिए नदियों के रास्ते के द्वारा हम लोग व्यापार भी कर सकते थे। साथ ही साथ शहरों के उदय एवं मुद्रा का भी प्रचलन बढ़ने लगा, व्यापारिक सुविधा भी बढ़ने लगी। तो ये भी कारण था, आर्थिक रीज़न, जिसके कारण मगध का उत्कर्ष हुआ, विकास हुआ। आगे देखिए नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण। राजनीतिक समझते हो ना, और प्रशासनिक यानी राज व्यवस्था। तो मगध के राजा योग्य एवं शक्तिशाली थे, यानी मगध में जो भी राजा आए थे ना वो योग्य एवं शक्तिशाली थे, तथा उन्होंने सेना को सुदृढ़ यानी सबसे अच्छा, बेहतर, बलशाली करके युद्ध जीतकर तथा प्रशासनिक कूटनीति जैसे विवाह संबंधों द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया। जैसे होता क्या था, यहाँ पर कुछ कुछ राजा आते थे ना, आगे आपको जानकारी मिलेगी उसके बारे में। तो वो क्या करते थे, ऐसे राज्य से वह विवाह संबंध बनाते थे जिससे उनका फायदा हो, मगध राज्य का फायदा हो। तो इस तरीके से प्रशासनिक कूटनीति के आधार पर और अपने राजनीति के आधार पर कहीं ना कहीं मगध का विकास करते थे मगध के राजाओं द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला देखिए, मगध का संस्थापक बृहदत्त था। याद रखिएगा ये सारे चीज़ एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं, इसीलिए इसको हमने यहाँ पर इन्वॉल्व किया है। हर एक तरीके से आपको प्रिपेयर रहना है। तो मगध का संस्थापक कौन था, यानी मगध का स्थापना किसने किया था, मगध राज्य का बृहदत्त था, जिसके पुत्र जरासंध ने आसपास के राज्यों को जीतकर मगध में भी मिला लिया था। दूसरे नंबर पर देखिए, मगध पर जिन वंशों ने प्रमुख रूप से शासन किया था उनका क्रम इस प्रकार से है। तो देखिए यहाँ पर एक एक करके मगध का जो राजवंश आए थे उसका कालखंड। सबसे पहले हर्यक वंश का देखिए 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। इसके बाद देखिए शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। इसके बाद नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। इसके बाद मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। आपको बता दें ये जो डेट यहाँ पर मेंशन है, ये डेट अलग अलग मिल सकते हैं अलग अलग राइटर के किताबों में, लेकिन मैक्सिमम जो आपको ईयर मिलेंगे नहीं मिलेंगे जो यहाँ पर मेंशन है। तो चलिए एक एक करके सभी वंशों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हर्यक वंश है, तो देखिए हर्यक वंश के बारे में समझते हैं, जिनका शासन काल था 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। हर्यक वंश मगध साम्राज्य का प्रथम राजवंश था। हर्यक वंश क्या था, तो मगध साम्राज्य का पहला राजवंश था। इसे पितृहंसा वंश भी कहा जाता है। पितृहंता वंश क्यों कहा जाता है, क्योंकि पिता की हत्या करके राजगद्दी में बैठते थे, इसीलिए पितृहंत्या वंश के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पुत्र के द्वारा अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया जाता था। इस वंश में निम्नलिखित राजा हुए। देखिए यहाँ पर पहला बिंबिसार। देखिए बिंबिसार और एक होता है आपका बिंदुसार, दोनों में बहुत फर्क है, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। यहाँ पर बिंबिसार किस राजवंश के हैं, तो हर्यक है। ठीक है, हर्यक वंश के हैं। और बिंदुसार किसके हैं, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैंने कई बार वीडियो में बताया। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था तथा इसने 544 ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना की थी। देखिए आपको डरना नहीं है कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, बहुत लंबा राजवंश यहाँ पर मगध में राज किए, ये टोटल यहाँ पर चारों प्रकार के लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको नंद वंश तक ही पूछा जाएगा। मौर्य वंश मैंने इसलिए इन्वॉल्व रखा है क्योंकि ये भी मगध में राज्य किए थे। बाकी आप क्वेश्चन के आंसर में लिखोगे नंद वंश तक, तो ये नहीं इन्वॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में मौर्य वंश तक पूछा जाए तब इसको इन्वॉल्व करना है, छोटा सा फिर आपको दे देना है आंसर में। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, एक एक करके सभी राज्यों के बारे में। ठीक है, इसी तरीके से आपको लिखना है कि जैसे यहाँ पर इसके बारे में लिखा है बिंबिसार के बारे में कि बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था तथा इसने 544 ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना की थी। किस वंश की स्थापना, हर्यक वंश। ठीक है, 544 ईसा पूर्व में स्थापना की थी। इसने राजगिरा या गिरिब्रज, यानी राजगिरा बोलो या फिर कहीं कहीं पर आपको गिरिब्रज मिलेगा, मैक्सिमम जगह पर राजगिरा मिलेगा। इसने जो मगध की राजधानी थी वह राजगिरा को बनाया था। ठीक है, यह प्रथम राजा था जिसने वैवाहिक संबंधों को स्थापित कर राज्य विस्तार की नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत उसने निम्नलिखित विवाह किए। इसने कौन सी कूटनीति अपनाई थी ताकि अपने राज्य का विस्तार कर सके। भाई यहाँ पर मगध है, इसने सोचा चलो यहाँ पर इस राज्य से विवाह कर लेते हैं, तो ये भी राज्य के साथ हमारा कहीं ना कहीं एक रिश्ता बन जाएगा, संबंध बन जाएगा, तो इसको फिर अपने राज्य में ले लेंगे। फिर इधर अगर विवाह कर लेंगे इसके साथ हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये विवाह कूटनीति अपनाए थे। आगे देखिए, महाकोशला से विवाह, जो कि कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन थी।
ज़्यादा आपको लंबा लिफाफा नहीं लिखना है। अगर आप इसको लिखने जाइएगा या फिर अन्य किताबों में देखिएगा बहुत ही लॉन्ग तरीके से बताया गया है। अगर विवाह के बारे में बताएं तो निम्नलिखित विवाह थे। पहला महाकौशला से विवाह, ठीक है, जो कि कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन थी। दूसरे नंबर पर चेल्लना से विवाह किया, जो कि वैशाली के राजा चेटक की पुत्री थी। तीसरे यहाँ पर देखिए क्षेमा से विवाह किए, जो मद्र अर्थात पंजाब देश की राजकुमारी थी। तो देखिए पंजाब, वैशाली, इसके अलावे कौशल, तीनों राज्यों से कहीं ना कहीं संबंध बन गया वैवाहिक संबंध के द्वारा। बिंबिसार यानी इसके राज दरबार में राजवैद जीवक रहता था। बिंबिसार के राज दरबार में राजवैद, राजवैद कहने का मतलब है राजघराने में एक डॉक्टर रहते हैं पर्सनल, उसी को राजवैद बोला जाता था। तो इसके राज दरबार में राजवैद जीवक रहता था, जिसे महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। महात्मा बुद्ध जब बीमार पड़ गए थे, इसी राजवैद जीवक को ही उसकी सेवा के लिए भेजा गया था। इसके अलावे जीवक को इसने आवंती के राजा प्रद्योत, जो कि पांडु रोग से ग्रसित थे, के चिकित्सा उपचार के लिए भी भेजा था। यानी यहाँ पर साफ साफ परिचय दिया जा रहा है राजवैद जीवक के बारे में। क्या परिचय दिया जा रहा है कि भाई इनको महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा गया था, और साथ ही साथ इसके अलावे इसने आवंती के राजा प्रद्योत, जो कि पांडु रोग से ग्रसित था, कोई बीमारी होगा, इस बीमारी के इलाज के लिए भेजा गया था। साथ ही साथ बिंबिसार अस्थाई सेना रखने वाला प्रथम राजा था। बिंबिसार अस्थाई सेना रखने वाला पहला राजा था। बिंबिसार गौतम बुद्ध का मित्र और संरक्षक था। कहने का मतलब है जैसे कि पहले के टाइम में जो भी धर्म थे, ठीक है, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वो कहीं ना कहीं किनके संरक्षण में रहते थे? राजाओं के संरक्षण में रहते थे। तो उसी तरीके से बिंबिसार के संरक्षण में गौतम बुद्ध रहते थे, ठीक है, और बिंबिसार गौतम बुद्ध का मित्र और साथ ही साथ उसका संरक्षण दोनों थे। विनय पिटक के अनुसार इसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। विनय पिटक क्या है? आपका एक बौद्ध ग्रंथ है। इसके अनुसार बताया गया है कि जो बिंबिसार है वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसी तरीके से आपको लाइन बाय लाइन पॉइंट वाइज लिखना है। इसके बाद आगे देखिए, बिंबिसार ने बृहदत्त को युद्ध में पराजित कर अंगराज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने तो देखिए वैवाहिक तरीके से तो कई राज्यों को मिला ही था, साथ ही साथ इन्होंने बृहदत्त को युद्ध में हराकर अंगराज्य को मगध में मिला दिया था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा 492 ईसा पूर्व में की गई और फिर अजातशत्रु राजा बन गया। और आखिर में बिंबिसार को किसने मारा? उसी के पुत्र अजातशत्रु। शत्रु के नाम से ही लग रहा है कि ये अपने पिता की ही हत्या जरूर करेगा, और अपने पिता की हत्या करके 492 ईसा पूर्व में राजगद्दी को हासिल किया और अजातशत्रु राजा बना। अब यहाँ से अजातशत्रु का कार्यकाल स्टार्ट। देखिए अजातशत्रु को कुणिक उपनाम से भी जाना जाता है। इसका एक अलग भी नाम होता है, ठीक है, कहीं कहीं पर लिखा है, तो ये कुणिक के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है, यानी दूसरा नाम, उपनाम। अजातशत्रु एक शक्तिशाली राजा था तथा उसने युद्ध जीतकर अपना राज्य विस्तार किया। इस प्रकार उसने निम्नलिखित राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लिया। अजातशत्रु जो है ना वो बहुत ही खतरनाक राजा था। शत्रु इनके नाम में है ना, तो इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस तरीके का राजा होंगे। उसने लिच्छवी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया, यानी लिच्छवी को सबसे पहले उन्होंने युद्ध के आधार पर जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। और अजातशत्रु को किसने मदद की थी इस राज्य को जीतने के लिए? तो इसके योग्यशाली जो मंत्री थे बस्कार, उन्होंने लिच्छवी राज्य में फूट डाला और उसने फिर इसमें जीतने में सहायता की, ठीक है। चलिए आगे देखिए, उसने काशी को अपने राज्य में मिलाया। कौशल राजा ने अपनी बेटी का विवाह अजातशत्रु से कर काशी को दहेज में दे दिया। देखिए यहाँ पर समझिए, उसने काशी को अपने राज्य में मिला लिया। अब ये कैसे मिला? तो कौशल राजा ने अपनी बेटी का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। तो विवाह जब किया तो दहेज में क्या मिल गया भाई? पूरा काशी मिल गया, पूरा काशी राज्य, और उसको मिला लिया। आगे देखिए, उसने मल्ल संघ पर विजय प्राप्त की तथा उस पर अपना अधिकार स्थापित किया। युद्ध के द्वारा विजय प्राप्त करके मल्ल संघ को भी स्थापित किया, उसमें अपना अधिकार स्थापित किया। अजातशत्रु महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का समकालीन था। कहने का मतलब है अजातशत्रु के टाइम ही, ठीक है, इसके समय काल में ही महावीर जैन धर्म और गौतम बुद्ध का ही समय काल के टाइम ही इनका शासनकाल था। साथ ही साथ आरंभ में उसकी निष्ठा जैन धर्म के प्रति थी, परंतु बाद में उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। यानी शुरू में इनका जो विश्वास था, यानी ये जो धर्म अपनाए थे वो जैन धर्म अपनाए थे, फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हुए और इसको स्वीकार कर लिया। साथ ही साथ इसी के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 483 ईसा पूर्व में,
और महावीर स्वामी को भी कैवल्य प्राप्त हुआ था इसी के शासनकाल में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारे। अजातशत्रु के समय ही राजगिरा के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। यानी पहली बौद्ध संगीति, बौद्ध धर्म वाले वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको मैंने बताया था कि अजातशत्रु के शासनकाल में ही पहली बौद्ध संगीति राजगिरा में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? राजगिरा के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। अब यहाँ पर अजातशत्रु का शासनकाल खत्म होता है। अब यहाँ पर देखते हैं उदायीन। तो देखिए यहाँ पर उदायीन में किस तरीके से इन्होंने शासन किया। तो यह अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर गद्दी पर बैठा। लो कर लो बात, यहाँ पर ये भी अपने पिता की हत्या कर दिए और ये उनकी गद्दी पर बैठ गए। जिस तरीके से अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी, इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। और इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। उदायीन, आप लोग कक्षा 12वीं में पढ़े होंगे कि बताइए पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदायीन ने की। ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन में बहुत बार मैंने कई बार 12वीं में आपको करवाया होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदायीन ने की थी तथा उसे अपनी राजधानी भी बनाया था राजगिरा से। पाटलिपुत्र गंगा एवं सोन के संगम पर था। संगम का मतलब होता है मिलन, ठीक है, गंगा और सोन नदी। चलिए आगे देखिए। उदायीन के उत्तराधिकारी अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक हुए, जो कि कमज़ोर शासक थे। उदायीन के बाद जितने भी उत्तराधिकारी आए, जैसे कि आपका अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक, ये जो थे ना वो कहीं ना कहीं इससे पहले जो राजा थे अजातशत्रु, बिंबिसार, उन सभी राजाओं से, साथ ही साथ उदायीन की अगर बात करें ये भी उतना नहीं थे। तो ये बहुत ही कमज़ोर राजा थे। और हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक हुआ, जिसकी हत्या उसके आमत शिशुनाग ने 412 ईस्वी में की थी और इसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना किए थे। तो देखिए इस वंश के बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ही सिंपल है। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने, क्योंकि इस वंश का नाम इसी के नाम से स्टार्ट था। और किसकी हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? तो हर्यक वंश का जो आखिरी राजा था नागदशक, तो उसकी हत्या करके उसके बाद अपने जो शिशुनाग वंश था उसकी स्थापना की। अब यहाँ से पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक था इसका शासनकाल। तो शिशुनाग के बारे में पढ़ते हैं। यह शिशुनाग वंश का संस्थापक था। शिशुनाग ने अवंती राज्य को जीत कर मगध में मिला लिया था। अवंती राज्य को जीता था और मगध में शामिल कर लिया था। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। देखिए मगध की राजधानी कहीं ना कहीं राजगिरा से पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा से देखिए यहाँ पर वैशाली, तो अलग अलग तरीके से घूमता है, लेकिन अंत में कहीं ना कहीं इसकी राजधानी राजगिरा ही होती है। आप देखिएगा, ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसकी राजधानी यहाँ पर शिशुनाग कहाँ पर बनाते हैं? वैशाली को बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट राजा आते हैं कालाशोक, ठीक है, शिशुनाग वंश के। तो यह शिशुनाग का पुत्र था। यह कौन था? शिशुनाग का पुत्र था, जो शिशुनाग के बाद राजा बना। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। सोच लीजिए, फिर से इन्होंने वैशाली को चेंज किया और पाटलिपुत्र में राजधानी बनाई। इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि इसके शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति। और नाग वंश का जो अंतिम राजा था वह नंदीवर्धन था, जिसकी मृत्यु के बाद नाग वंश समाप्त हो गया, यानी इसका वंश ही समाप्त हो गया और नंद वंश की शुरुआत हो गई। आगे हम लोग पढ़ेंगे नंद वंश के बारे में। तो देखिए नंद वंश 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक था और यहाँ पर इनके जो प्रथम राजा थे वो महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक एवं एक शक्तिशाली राजा था। इसे सर्वछत्रांतक एवं उग्र सेना, इसका मतलब होता है विशाल सेना के कारण, जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया। उपाधि समझते हो ना, इस नाम से इसको संबोधित किया गया, इसकी विशाल सेना के कारण। यह भारत का प्रथम राजा था जिसने एकराट की उपाधि धारण की थी। तो एकराट का मतलब होता है एक ही राजा, यानी इसके जैसा कोई दूसरा शक्तिशाली राजा नहीं हो, इस उपाधि से इसको संबोधित किया गया था। इसके बाद महापद्मनंद का कार्यकाल चला गया। इसके बाद घनानंद के समय, ठीक है, घनानंद आए, घनानंद के समय ही भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। ठीक है, सिकंदर कौन था? विदेशी आक्रमण था। 326 ईसा पूर्व में इसका आक्रमण होता है। अब यहाँ पर जैसे ही आक्रमण होता है सिकंदर का,
इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश। ठीक है, यहाँ से आपको अगली वीडियो में जानकारी मिलेगी मौर्य वंश में। ठीक है, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, जबकि आक्रमण यहाँ पर देखिए 326 ईसा पूर्व में ही हुआ था। तो इससे पहले हम लोग कुछ जानकारी भी ले लेंगे अगले वीडियो में। जो भी नए व्यूवर है, और हाँ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नंद शासक जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो जो भी नए व्यूवर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा और पॉइंट्स वाइज लाइन बाय लाइन सारा कुछ मैंने मेंशन किया है ताकि लिखने में आसानी हो और कम समय में आप अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। अगर हूबहू इसको अगर आप एग्जाम में लिखिएगा तो कैसे लिखना है, एक पॉइंट्स अगर आप लिखते हो ना तो उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट को लिखिएगा, फिर एक लाइन छोड़ दीजिएगा। ये नहीं करना है कि आपने महापद्मनंद का हेडलाइन दिया उसके बाद फिर इसको भर रहे हो, ऐसे नहीं करना। यहाँ पर पॉइंट्स वाइज है ना, तो एक पॉइंट्स को लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है, फिर दूसरे पॉइंट्स को लिखना है। दूसरा पॉइंट्स अगर जितना लाइन में कवर होता है फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर तीसरे पॉइंट को लिखना है। तो इस तरीके से आप एग्जाम में लिखिएगा, बहुत सुंदर दिखेगा और कम मेहनत में आपका बहुत सारा पेज भी भरेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।